अस्सलाम वालेकुम। आज हमें फोर्थ यूनिट शुरू करना है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। आपको मालूम है कि जो हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा था, यूनिट नंबर 1 उसमें हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर। यूनिट नंबर 1 क्या था हमारे लिए? कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन इस यूनिट में आपने देखा कि दुनिया में दो सुपर पावर्स नुमादार हो गए, यूएसए एंड यूएसएसआर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनिट नंबर 1 कह रहा है कि दुनिया में अब सिर्फ दो ही सुपर पावर्स है, दुनिया में इकोनॉमी के दो ही पावर्स है, दुनिया में पॉलिटिकल पावर्स भी दो ही है। वो कौन कौन है? यूएसए एंड यूएसएसआर। यानी इस यूनिट में हमने देखा कि 1945 से लेके 1991 तक, यानी 1945 से लेके 1991 तक दो मुल्कों ने पूरी दुनिया पे राज किया। ये दो मुल्क कौन कौन है? यूएसए एंड यूएसएसआर। दिस वाज यूनिट नंबर 1। ये मैं क्यों पीछे जा रहा हूं? क्योंकि आपके इस सिलेबस में हर एक यूनिट का कनेक्शन जो है वो दूसरे यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जिस तरह हम मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में इक्वेशंस पढ़ते हैं, जब तक आपको इक्वेशन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा तब तक आप इक्वेशन नंबर 2 नहीं कर सकते हो। इन द सेम वे पहले यूनिट में हमने देखा कि दो सुपर पावर्स है, यूएसए एंड यूएसएसआर। उसके बाद जब हम आए यूनिट नंबर 2 पे, हमने देखा कोलैप्स या हम कहेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यानी यूनिट नंबर 1 में दो सुपर पावर्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। ये दो मुल्क पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर लिहाज से इनमें दम था, इसीलिए ये राज कर रहे थे पूरी दुनिया पे। उसके बाद हमने देखा कि यूनिट नंबर 2 में हमें यह पता चला अब इन दो में से एक की मौत वाक़ा हो गई। यानी ये जो दो सुपर पावर्स काम कर रहे थे दुनिया में, शाना बशाना ये काम कर रहे थे, ये एक दूसरे को कंपटीशन दे रही थी, हर लिहाज से ये एक दूसरे को कंपटीशन दे रही थी। लेकिन यूनिट नंबर 2 में कहा गया कि अब हमारे बीच इनमें से एक सुपर पावर नहीं रहा। वो सुपर पावर कौन नहीं रहा? वो है यूएसएसआर। यानी यूएसएसआर का खात्मा हुआ। पहले कितने मुल्क थे? 2। अब यूनिट नंबर 2 में एक की मौत वाक़ा हो गई। और उसके बाद जब हम यूनिट नंबर 3 पे आ गए, उसमें हमने देखा यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप यहां पे देखिए, ये इक्वेशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। पहले हमारे पास थे दो मुल्क, उसके बाद दो में से एक का खात्मा हुआ। पहले कौन कौन था? यूएसए एंड यूएसएसआर। और खात्मा किसका हुआ? यूएसएसआर का। और बचा कौन? यूएसए। तो तीसरे यूनिट में हमें पता चला अब दुनिया में एक ही राज कर रहा है, अब दुनिया में एक ही सुपर पावर है, अब दुनिया में एक ही मुल्क डोमिनेंट है, और वो मुल्क कौन है? यूएसए। ये हमें सेकंड यूनिट ने कहा कि यूएसए इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल नेशन है। यानी 91 के बाद, 1991 के बाद पूरी दुनिया पे राज करने वाला एक ही मुल्क बना, उस मुल्क का नाम है यूएसए। लेकिन अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ यूनिट, दैट इज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। यानी ऑल्टरनेटिव का मतलब है सब्स्टिट्यूट। यानी अब जो हमने पढ़ा थर्ड यूनिट में कि एक ही मुल्क दुनिया में राज करने वाला है, दुनिया में इकोनॉमिकली एक ही मुल्क स्ट्रॉन्ग है, वो है यूएस। दुनिया में पॉलिटिकली एक ही मुल्क स्ट्रॉन्ग है, वो है कौन? यूएस। दुनिया में मिलिट्री के हिसाब से एक ही मुल्क स्ट्रॉन्ग है, वो कौन है? यूएस। ये थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर, सॉफ्ट पावर। यानी अमेरिका किसी भी मुल्क पे अटैक भी कर सकता है, अमेरिका अपने मुल्क को डिफेंड भी कर सकता है, अमेरिका अपने चापलूस दिमाग, अपने शैतानी दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकता है। यह हमें यूनिट नंबर 3 में बताया। लेकिन यूनिट नंबर 4 के टाइटल से, यानी यूनिट नंबर 4 का जो टाइटल है, उससे पता चल रहा है यूएस को कोई और मैदान में कूदा कंपटीशन देने के लिए। यानी कुछ सब्स्टिट्यूट्स, यानी कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स दुनिया में नुमादार हुए हैं। यानी अब जो बाज़मीर मुल्क है, उनको लगा कि यूएस हम पे सख्ती कर रहा है, यूएस हमें तंग कर रहा है,
तो वो मैदान में उतर गए यूएस से कंपीट करने के लिए और यूएस को अपना पावर दिखाने के लिए। और वो मुल्क जो नमूदार हुए यूएस के साथ कंपटीशन करने के लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वही हमारे लिए बन गए क्या? ऑल्टरनेटिव सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। इसको हम क्यों बोलते हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर्स? क्योंकि पहले एक ही सेंटर था, देयर वाज ओनली वन सेंटर। पॉलिटिकल सेंटर एक था, इकोनॉमिक सेंटर एक था, वो कौन था? यूएस। लेकिन फोर्थ चैप्टर से यह पता चल रहा है अब इसकी जो वो कारस्तानी है, इसकी जो दादागिरी है, फोर्थ यूनिट में वो हम खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में एक ही दुकानदार होगा, अगर आपके मोहल्ले में एक ही दुकानदार होगा और दूसरा दुकान 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होगा, तो आपको वो दुकानदार अगर महंगे से भी महंगा चीज देगा, आप उसी से भी खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो महंगा क्यों बेच रहा है? उसको पता है कि मुझे यहां पे कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस उस मोहल्ले में कोई और दुकान खोला गया, तो उससे क्या होगा? उसकी जो कारस्तानी है, जो पहले वहां पे कारस्तानी दिखाता था, जो महंगा बेच रहा था, उसको जरूर अपने उस महंगाई को क्या करना है? कम करना है, क्योंकि अब उसके पास क्या आया? कंपटीशन। सेम इज द केस हियर। थर्ड यूनिट में हमने देखा एक ही मुल्क पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। क्यों कर रहा है राज? क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा ट्रेड में आगे, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में आगे, मिलिट्री में आगे, डिफेंस में आगे, टेक्नोलॉजी में आगे, इंटरनेट में आगे, स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन में आगे। हर लिहाज से हमने थर्ड चैप्टर में यूएस को आगे देखा। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, यानी ये वो है जो अब हमें यूएस को कंपीट देने के लिए पैदा हुए हैं। हमें सारे सेंटर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही सेंटर्स रखे गए हैं, हमें उन्हीं 3 सेंटर्स को पढ़ना है। पहले सेंटर का नाम है यूरोपियन यूनियन, यानी पहला सेंटर जो है ऑल्टरनेटिव सेंटर, सब्स्टिट्यूट सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पावर, वो है यूरोपियन यूनियन, जिसको हम ईयू से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा है आसियान। आसियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव सेंटर है फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। एंड थर्ड वन इज चाइना, यानी पहले दुनिया में एक ही मुल्क राज करता था, वो मुल्क था यूएस। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम यूएस को चैलेंज देंगे, हम यूएस को कंपटीशन देंगे। और ये कंपटीशन देने वाला कौन है? ये चैलेंज देने वाला कौन है? ये है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स। कौन कौन? यूरोपियन यूनियन, आसियान एंड चाइना। यानी हमें इन 3 सेंटर्स को अलग अलग से पढ़ना है। हमें इन 3 सेंटर्स के बारे में यह बताना है कैसे ये अमेरिका को इस वक्त चैलेंज दे रहे हैं, कैसे ये इस वक्त अमेरिका को कंपटीशन दे रहे हैं, कैसे आपको लग रहा है कि ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है। तो हम 3 को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। आज हम एक ही सेंटर डिस्कस करेंगे, वो सेंटर है यूरोपियन यूनियन, ईयू। नाम से ही पता चलता है ये किसी एक मुल्क का नाम नहीं है, क्योंकि इसके साथ है यूरोपियन यूनियन। यूरोप एक कॉन्टिनेंट का नाम है, न कि एक मुल्क का। और इस यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मुल्क हैं, और इस टाइटल से लग रहा है वही मुल्क आपस में जुड़ गए हैं, वही मुल्क उन्होंने आपस में कोऑपरेशन की है। एक साथ यूरोप के मुल्कों ने आपस में कोऑपरेशन की है और एक यूनियन बनाई है, जिस यूनियन का नाम है यूरोपियन यूनियन। यानी हम ये कह सकते हैं ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अभी मैं बता रहा था फर्स्ट यूनिट में ही आपने देखा, जब हम कोल्ड वॉर पढ़ रहे थे, कोल्ड वॉर में आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा, इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। आपने ये नहीं पढ़ा इमरजेंस ऑफ 2 पावर नेशंस, पावरफुल नेशंस। अगर इमरजेंस ऑफ 2 पावरफुल नेशंस होता तो हम शुरू से एंड तक यही पढ़ते, यूएसए और यूएसएसआर आपस में कंपीट कर रहे थे।
लेकिन आपने एक और चीज वहां पे देखी, इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, जिसको आपने एक और नाम दिया बाइपोलरिटी का। आज आपको वो रिकॉल करना है, पहला यूनिट आपको फिर रिकॉल करना है, व्हाट इज मींट बाय बाइपोलरिटी। हमने देखा कि यूएस और यूएसएसआर शाना बशाना एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे। जितना दम यूएसए में था उतना ही दम यूएसएसआर में था। अब यूएस यूएसएसआर को सबक सिखाना चाहता था, यूएसएसआर यूएस को सबक सिखाना चाहता था। अब यूएस यूएसएसआर से आगे बढ़ना चाहता था, यूएसएसआर यूएस से आगे बढ़ना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया के टुकड़े टुकड़े किए, उन्होंने दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों को उकसाया अपने साथ जोड़ने के लिए। यूएस ने बहुत सारे मुल्कों को अपने इस यूनियन में जोड़ा, अपने अलायंस में जोड़ा। इसी तरह से यूएसएसआर ने भी बहुत सारे मुल्कों ने अपने अलायंस में जोड़ा। किस लिए? सिर्फ एक दूसरे को दादागिरी दिखाने के लिए, सिर्फ एक दूसरे को अपना आप को ऊंचा दिखाने के लिए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? दुनिया का। क्योंकि बाइपोलरिटी का मतलब है दुनिया के टुकड़े, दो टुकड़े होना। बाई मीन्स टू। पहले हम कहते थे वर्ल्ड इज वन, लेकिन कोल्ड वॉर में हमने ये नहीं कहा वर्ल्ड इज वन। कोल्ड वॉर में हमने कहा वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन लेड बाय यूएस एंड अनदर लेड बाय यूएसएसआर। मुझे वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मुझे आपको यह बताना है, जब मैंने आपको उसी दिन यह बताया कि सबसे पहले यूएसए दाखिल हुआ एक कॉन्टिनेंट में, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप। यानी डिवीजन का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? डिवीजन का सिलसिला एशिया से शुरू नहीं हुआ, डिवीजन का सिलसिला अफ्रीका से शुरू नहीं हुआ, डिवीजन का सिलसिला किसी और मुल्क से शुरू नहीं हुआ, बल्कि डिवीजन का सिलसिला जो है वो यूरोप से ही शुरू हुआ। यानी यूएसए भी दाखिल हुआ यूरोप में, यूएसएसआर भी दाखिल हुआ यूरोप में, और यूरोप के दो टुकड़े की। ये वो यूरोप है जो एक खुशहाल कॉन्टिनेंट था, जिनके मुल्क खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। लेकिन यूएसए और यूएसएसआर ने अपने फायदे के लिए यूरोप के टुकड़े टुकड़े किए, जिसमें आपने देखा कि यूरोप दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से का नाम पड़ा ईस्ट यूरोप और दूसरे हिस्से का फिर नाम पड़ा वेस्ट यूरोप। यानी ईस्ट यूरोप में जितने भी मुल्क थे उन्होंने यूएसएसआर का दामन थामा, और वेस्ट यूरोप के साथ जितने भी मुल्क थे उन्होंने यूएसए का दामन थामा। यानी यूरोप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यानी यूएसए और यूएसएसआर ने अपने फायदे के लिए यूरोप के टुकड़े टुकड़े किए। यानी अगर हम कहेंगे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट कोई मुतासिर हुआ, वो कौन हुआ? यूरोप। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला कॉन्टिनेंट कौन है? यूरोप। यानी यूरोप जो एक खुशहाल कॉन्टिनेंट था, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर ने उसको रेगिस्तान में तब्दील किया। कैसे? बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट यूरोप ने ज्वाइन किया यूएसएसआर के साथ, वेस्ट यूरोप ने ज्वाइन किया यूएसए के साथ। तो इससे पता चलता है कि यूरोप को कितनी ज्यादा जरूरत थी यूनिटी की, क्योंकि यहां पे इनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यहां पे ये आपस में बिखर गए थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है, जो आज दुनिया में एक सुप्रीम पावर के तौर पर उभर रहा है, जो आज इकोनॉमी में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, इसकी हम तफसील पढ़ेंगे। कैसे यूरोपियन यूनियन दुनिया में उजागर हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कैसे यूरोपियन यूनियन इस वक्त हम कह सकते हैं ये ऑल्टरनेटिव सेंटर है इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पावर का। जहां तक यूरोपियन यूनियन का ताल्लुक है, ईयू का, डायरेक्टली आपको याद रखना है, यूरोपियन यूनियन की शुरुआत एज यूरोपियन यूनियन दुनिया में नहीं हुआ। यानी आज आपके सामने जो यूरोपियन यूनियन है, इसका बैकग्राउंड कुछ और है। मतलब अभी मैंने कहा वेस्ट यूरोप ने ज्वाइन किया था यूएसए के साथ। ये मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि पहले यूनिट में आपने पढ़ा है यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप ज्वाइनेड विथ यूएसएसआर एंड वेस्ट यूरोप ज्वाइनेड विथ यूएसए। और आपको यह भी पता होना चाहिए
वेस्ट यूरोप में अमेरिका ने एक प्लान जारी किया, उस प्लान का नाम है मार्शल प्लान। यह भी आपने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा है। आज हमें इस प्लान को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्शल प्लान के तहत, असल में मार्शल उस वक्त फाइनेंशियल एडवाइजर था यूएस के प्रेसिडेंट का, जिसने एक प्लान बनाया मुल्कों को अमेरिका के साथ जोड़ने के लिए। तो वेस्ट यूरोप को जोड़ने के लिए वेस्ट यूरोप के मुल्कों को एड दिया गया, फाइनेंशियल एड। वो फाइनेंशियल एड किस तरीके से दिया गया? अंडर मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान के तहत फाइनेंशियल एड दिया गया किनको? सारे यूरोप को नहीं, सिर्फ वेस्ट यूरोप को। क्यों? बिकॉज वेस्ट यूरोप जो है वो अलायंस किया था किसके साथ? यूएसए के साथ। तो इसी मार्शल प्लान के तहत आपको याद रखना है 1948 में, यानी हम शुरुआत करेंगे यूरोपियन यूनियन कैसे दुनिया में ऑरिजिनेट हुआ। क्योंकि जब आप पढ़ोगे कि यूरोपियन यूनियन कब बना, आप सीधे बोलोगे 1992 में, लेकिन आपको 1992 सिर्फ याद नहीं रखना है, आपको इसका बैकग्राउंड रूट ढूंढना है, कहां से इसकी शुरुआत हुई। 1948 में मार्शल प्लान जो एक अमेरिका का प्लान था, फाइनेंशियल एड जो दिया गया था किसको? वेस्ट यूरोप को। अमेरिका ने वेस्ट यूरोप की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अमेरिका ने वेस्ट यूरोप की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था OEEC। In 1948, West European Organization was formed by US under Marshall Plan। OEEC का मतलब है Organization for European Economic Cooperation। OEEC का मतलब है Organization for European Economic Cooperation। ये अमेरिका ने ही मार्शल प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं नॉट यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वेस्ट यूरोप उस वक्त जुड़ा हुआ था किसके साथ? यूएस के साथ, और ईस्ट यूरोप जुड़ा हुआ था यूएसएसआर के साथ। उसके बाद जब एड मिला मुल्कों को, अमेरिका को लगा अब ये हमेशा हमारे पांव तले रहेंगे, अब हमेशा ये हमें हमारी हां में हां मिलाएंगे, अब हमेशा से हम इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे। क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि हमें लग रहा था कि जब मुल्कों ने अपने आप को एलाइ किया किसके साथ? यूएसए और यूएसएसआर के साथ, क्योंकि उनकी एक मजबूरी थी। मजबूरी यह थी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड ने पूरी दुनिया को तबाह किया था और इकोनॉमिकली कमजोर बनाया था, और मुल्क जो थे उनको सहारा नहीं था उठने का। तो उन्होंने देखा कि अगर हमें कोई सहारा देगा वो या तो दे सकता है यूएसए या तो दे सकता है यूएसएसआर। लेकिन हमने ये भी बताया कि यूएसए और यूएसएसआर ने जानबूझ के उनको अपने साथ मिलाया। पहले ये कहा हम आपको फाइनेंशियल एड देंगे, लेकिन हुआ यूं, अगर उन्होंने 100 रुपया दिया किसी मुल्क को, लेकिन बदले में करोड़ों रुपए के रिसोर्सेज जो थे उनके वो एक्सप्लॉइट किए। यानी फायदा छोटे मुल्कों को नहीं हुआ, बल्कि फायदा सिर्फ और सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर को हुआ। तो यहां पे भी यही हुआ। जब मार्शल प्लान के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई अमेरिका की जानिब से, उनको ये लगा कि अब हमेशा ये मुल्क हमारे गुलाम रहेंगे, अब हमेशा से हम इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, कम दामों पे हम इनके रिसोर्सेज खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ मुल्कों को यह बात समझ में आ गई, यानी जो बाज़मीर मुल्क थे वेस्ट यूरोप में, उनको यह लग रहा था कि अमेरिका हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो लिहाजा जो बाज़मीर मुल्क थे वेस्ट यूरोप में, उन्होंने क्या किया, उनके मुल्कों में सबसे ज्यादा उस वक्त निकलते थे दो रिसोर्सेज, कोल एंड स्टील। यानी वेस्ट यूरोप के जो फेमस और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो वहां पे निकलते थे वो था कोल एंड स्टील। लेकिन ये कोल एंड स्टील कम दामों पे ले रहा था कौन? यूएस वेस्ट यूरोप के मुल्कों से, और इन मुल्कों को लगा कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। लेकिन उसके बाद हुआ यूं
कुछ मुल्क जाग गए और उन्होंने ये कहा कि हम आपस में मिलेंगे कोल और स्टील को बचाने के लिए। पहले तो उन्होंने सब मुल्कों को कहा था कि हम इकट्ठे एक यूनियन बनाएंगे ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बचाएं, लेकिन सारे मुल्क उस वक्त नहीं जागे। उनको लगा कि ये कोई और पंगा होगा, हम इससे दूर ही रहेंगे। लेकिन 6 मुल्क, आपको फिर मैं बता रहा हूं, 6 मुल्क यानी वेस्ट यूरोप के 6 मुल्क, 6 नेशंस, जिनको ये एक्सप्लॉयटेशन मंजूर नहीं थी, उनको लग रहा था कि हमें इसके खिलाफ लड़ना है। तो ये 6 मुल्क कौन कौन था? ये था फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी। आज हम नहीं बोलते हैं वेस्ट जर्मनी, आज हम बोलते हैं ईस्ट, आज हम बोलते हैं जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के भी 2 हिस्से हुए थे। वेस्ट जर्मनी जुड़ा हुआ था यूएस के साथ और ईस्ट जर्मनी जुड़ा हुआ था किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए 1990 में, यानी कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ 91 में, उससे 1 साल पहले 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। यानी 1990 में ये 2 जर्मनी आपस में मिल गए। कौन कौन? ईस्ट एंड वेस्ट। और आज हम सिर्फ उसको जर्मनी के नाम से पुकारते हैं। फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग। ये 6 मुल्क आपको याद रखने हैं। ये 6 के 6 मुल्क जो है, इनका ताल्लुक था वेस्ट यूरोप के साथ, इनका ताल्लुक था यूएस ग्रुप के साथ, यानी ये यूएस ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते थे। फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। इन 6 मुल्कों ने क्या किया? इन्होंने 1951 में एक ट्रीटी पे साइन किया, एक एग्रीमेंट पे साइन किया, जिस ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। इन 1951 ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइन्ड बाय 6 नेशंस ऑफ वेस्ट यूरोप। पेरिस क्योंकि नाम इसलिए इसका पड़ा है ट्रीटी ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस में जितने भी ट्रीटीज है उनका नाम आपने देखा होगा जहां पे वो एग्रीमेंट हुआ है, मतलब मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल में ये एग्रीमेंट हुआ। आगरा समिट, आगरा में कुछ समझौता हुआ। शिमला एग्रीमेंट, शिमला में कुछ हुआ है। इसी तरह से ये एग्रीमेंट जो हुआ, ये ट्रीटी पे जो साइन हुआ, ये कहां पे हुआ? पेरिस में। पेरिस में ये 6 मुल्क आपस में मिले और इन्होंने कोल और स्टील को बचाने के लिए, कोल और स्टील को बचाने के लिए इन्होंने एक यूनियन बनाई और जिसका नाम पड़ा ECSC। यानी 6 मुल्क आपस में मिल गए, 6 मुल्क आपस में जुड़ गए। कोल और स्टील को जो उनको एक्सप्लॉयटेशन होती थी उसको रोकने के लिए, क्योंकि अमेरिका एक मुल्क को एक दाम देता था, दूसरे मुल्क को दूसरा दाम देता था, तीसरे मुल्क को तीसरा दाम देता था। अलग अलग तरीकों से वो हासिल करते थे कोल एंड स्टील कम कीमतों पे, और उनसे कहा जाता था कि हम आपको ही दे रहे हैं सबसे ज्यादा, उससे नहीं कहना। उससे कहा जाता था हम आपको ही दे रहे हैं सबसे ज्यादा, उससे नहीं कहना। तो लेकिन ये कंफ्यूजन दूर कैसे हुआ? जब ये 6 मुल्क आपस में जुड़ गए 1951 में और इन्होंने एक ट्रीटी पे साइन किया, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसमें इन्होंने क्या बनाई? एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, 6 मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 6 मुल्क किसके साथ ताल्लुक रखे हैं? वेस्ट यूरोप के साथ। इसका नाम क्या है? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। European Coal and Steel Community was formed in 1951 by 6 nations of West Europe under Treaty of Paris. उसके बाद जब इन्होंने ये ट्रीटी साइन की तो कुछ ही सालों में इनको फर्क नजर आई। कुछ ही सालों में इनको लगा कि ये यूनियन बनाने से हमारा कोल और स्टील एक्सप्लॉयटेशन से बच रहा है और ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। कौन? ये 6 मुल्क।
यानी इन 6 मुल्कों को बहुत फायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कोल एंड स्टील। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक यूनियन बनाई जिस यूनियन का नाम है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। हमें असल में पढ़ना है यूरोपियन यूनियन, लेकिन मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं कहां से यूरोपियन यूनियन की शुरुआत हुई। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बट दैट वाज फॉर्म्ड बाय यूएसए अंडर मार्शल प्लान। मैं कहता हूं वो नहीं है रूट, मैं कहता हूं अगर यूरोपियन यूनियन का असल रूट आपको देखना है वो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में देखना है। यही शुरुआत है यूरोपियन यूनियन की, यही शुरुआत है पूरे यूरोप को मिलने की। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC। इट वॉज फॉर्मड इन 1951। दूसरे मुल्कों ने देखा कि इनको फायदा हो रहा है, लेकिन वो डर रहे थे। किसके साथ? किससे? यूएस से। कहीं हम इस ग्रुप में शामिल ना हो जाए, कहीं हमें इसका कोई नुकसान ना भुगतना पड़े, लिहाजा वो खामोशी रहे। लेकिन ये 6 मुल्क पीछे नहीं रहे। इन 6 मुल्कों को जब लगा हमें फायदा हो रहा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 रिसोर्सेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। क्या क्या? कोल एंड स्टील। इन्होंने सोचा हमने 2 रिसोर्सेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो हमें इतना फायदा मिला, क्यों हम सिर्फ कोल एंड स्टील की ही बात करेंगे? क्यों ना हम सारे रिसोर्सेज के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे? क्यों ना हम सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की कोशिश करेंगे? तो यही 6 मुल्क, यानी यही 6 मुल्क, ये 6 मुल्क फिर आपस में मिल गई। ये बात है 1957 की। पॉलिटिकल साइंस में आपको डेट्स जरूरी याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कब कौन सी डेवलपमेंट, कब कौन सा इवेंट हुआ है। इन 1951 ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, न सिर्फ आपके 12th के एग्जाम में, बल्कि आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल से ही है, लेकिन कल जब आपको किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेना है, तब आपको जरूरी जनरल नॉलेज लेना ही लेना है, तो तब भी आपको ये एग्रीमेंट्स, ये चीजें जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे, वो आपको वहां पे भी जरूरत पड़ती है। तो यहां पे अभी हमने बताया इन 1951 ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि यही 6 मुल्क, कोई और मुल्क ऐड नहीं हुआ, बल्कि यही 6 मुल्क फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग, ये 6 मुल्क फिर 1957 में मिले आपस में, और इन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन किया, एक और ट्रीटी साइन की, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ रोम। पेरिस में हुआ, नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसी तरह से रोम में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, रोम में इन्होंने ट्रीटी को साइन किया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रीटी ऑफ रोम। अब हमें यह देखना है कि मुल्क तो 6 ही है, 6 मुल्कों ने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट किया था, अब इनको क्या जरूरत पड़ी दूसरा एग्रीमेंट करने की? अगर इन्होंने पहले से ही एक यूनियन बनाई थी इन 6 मुल्कों ने, अब क्या जरूरत पड़ी इनको 1957 में एक और एग्रीमेंट को साइन करने की? मैंने आपको अभी कहा 1951 का एग्रीमेंट वो सिर्फ और सिर्फ 2 रिसोर्सेज के लिए इन्होंने बनाया था, वो 2 रिसोर्सेज कोल एंड स्टील। लेकिन अब इन्होंने फैसला किया हम सिर्फ कोल एंड स्टील की बात नहीं करेंगे, जितने भी इकोनॉमी को बढ़ाने की चीजें हैं हमारे मुल्कों में, हम उनको बचाने की कोशिश करेंगे, हम अपने मुल्कों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ रोम में इन्होंने इसको खत्म किया, इकोनॉमिक ये जो इन्होंने बनाया था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, अब इन्होंने इसका नाम तब्दील किया, इन्होंने बनाया EEC। यानी पहले क्या था? ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये था ECSC। ECSC मतलब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, लेकिन अब इसका नाम तब्दील हो चुका है। इन्हीं 6 मुल्कों ने रोम में जो एग्रीमेंट किया, क्योंकि इनको फायदा नजर आया, इन्होंने जब कोल और स्टील को बचाने की कोशिश की, इनकी इकोनॉमी बढ़ने लगी, इसीलिए ये एनकरेज हो गई, तो इन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन किया और इसमें इन्होंने बनाया EEC, यूरोपियन
इकोनॉमिक कम्युनिटी। पहले का नाम क्या था? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। वो सिर्फ और सिर्फ कोल एंड स्टील के लिए था, लेकिन अब क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इकोनॉमी सब कुछ आता है, यानी जितने भी रिसोर्सेज इन मुल्कों में मौजूद है वो सारे के सारे रिसोर्सेज हम एक्सप्लॉयटेशन से एक्सप्लॉयटेशन करने वाला कौन है? इनका ही बॉस, इनका ही लीडर, इनका ही अपना सुप्रीमो, वो है यूएस। तो यूएस से बचने के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम पड़ा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और इनके मुल्कों में यूरेनियम, प्लेटिनियम यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा निकल रहे, यानी एटॉमिक एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इनके पास सलाहियत थी। लिहाजा इन्होंने इसी एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी भी बनाई। लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं वहां पे एग्जाम में नहीं लिखना है, आप इतना ही याद रखिए कि 51 में ECSC और 57 में EEC। उसके बाद बाकी मुल्कों को लगा, जो बाकी बच्चे कुछ मुल्क थे वहां पे, उनको लगा हमने बहुत बड़ी गलती की, इस यूनियन के साथ हमने ज्वाइन नहीं किया, ये हमारी गलती थी। क्योंकि फर्क साफ नजर आ रही थी, ये 6 मुल्क दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे, लेकिन जो बाकी बचे थे मुल्क यूएस में, वेस्ट यूरोप के, वो ज्यादा तरक्की नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको अभी भी यूएस एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसीलिए धीरे धीरे इन्होंने ये कम्युनिटी यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये इन्होंने क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ओपन रखी थी। किसके लिए ओपन रखी थी? अगर कोई और मुल्क चाहे वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है, मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना था, लेकिन मुझे एक मजबूरी थी, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्यों मैंने आपको इतना बताया इस यूरोपियन यूनियन के बारे में। वो बात है 1973 की। अभी आपको याद रखना है कि शुरुआत 1951 में हुई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, लेकिन 73 तक चाहे ऑर्गेनाइजेशन थी ECSC चाहे EEC, इसमें सिर्फ 6 ही मुल्क हुआ करते थे। तो 1973 में क्या हुआ? 1973 में 3 और मुल्क इसमें जुड़ गए, यानी वेस्ट यूरोप के 3 और मुल्क, उन्होंने भी अपने आप को जोड़ा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ। वो 3 मुल्क थे, एक था डेनमार्क और आयरलैंड और यूके, यूनाइटेड किंगडम। आज हम यूनाइटेड किंगडम को तो नहीं जानते हैं, आज हम यूनाइटेड किंगडम के बदले बोलते हैं ब्रिटेन। यानी यूके ने भी अपने आप को जोड़ा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ। कब? 1973 में। क्योंकि इस पॉइंट में एक बहुत ही बड़ा फलसफा, एक ही बहुत ही बड़ी फिलॉसफी जुड़ी हुई है आज के इस यूरोपियन यूनियन की। क्योंकि कल तक हम यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ और पढ़ते थे, आज हमें यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ और पढ़ना है। तो उसके बाद जब इन्होंने 73 में 3 और मुल्क जुड़ गए, तो धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बढ़ती गई, बहुत सारे मुल्क इसमें जुड़ते गए, तो इनको एनकरेजमेंट हुई। तो 1979 में यूरोप इन मुल्कों ने अपना कॉमन पार्लियामेंट बनाया, यानी यूरोपियन पार्लियामेंट वाज फॉर्म। एक पार्लियामेंट इन्होंने बनाया, यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसका नाम रखा। यानी धीरे धीरे ये अब तरक्की कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की वसादत से। और उसके बाद मैं सारे मुल्कों का नाम यहां पे तो नहीं लूंगा। उसके बाद आपको पता है कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। ये वही यूएसएसआर है जिसमें यूरोप के कुछ मुल्क फंसे हुए थे, ईस्ट यूरोप के मुल्क। यानी यूरोप इस वक्त यूनाइटेड हो रहा था, मगर ओनली एंड ओनली वेस्ट यूरोप। इनका एक हिस्सा अभी भी बंद था, किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। लेकिन 1991 में क्या हुआ? 1991 में जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ, जब यूएसएसआर बिखर गया, तब हुआ यूं, ईस्ट यूरोप खुद ब खुद अलग हो गया। तो ईस्ट यूरोप के साथ जो मुल्क थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया, किसके साथ?
इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ। तो लिहाजा आपको ये डेट जरूरी याद रखना है, वो है 7th of February 1992। यानी कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1991 दिसंबर 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। दिसंबर 1991 में ईस्ट यूरोप अलग हो गया यूएसएसआर से। तो उसी लिए उन्होंने भी अपने आप को जोड़ने की कोशिश की इस यूनियन के साथ। तो इसीलिए आपको याद रखना है 7 फरवरी 1992 को एक और एग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ maastricht। जिस तरह पेरिस जगह का नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिस तरह रोम जगह का नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ रोम, उसी तरह maastricht भी कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। maastricht नीदरलैंड में एक जगह है जहां पे इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया और इन्होंने इसी एग्रीमेंट के तहत 7 फरवरी 1992 को एक यूनियन बनाई। इसमें अब वेस्ट यूरोप के भी कुछ मुल्क है, इसमें अब ईस्ट यूरोप के भी कुछ मुल्क है, क्योंकि ईस्ट यूरोप के मुल्क अलग हो गए हैं अब यूएसएसआर से। अब उन्होंने भी अपने आप को जोड़ा यूएसए के साथ इन द फॉर्म ऑफ यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी। लेकिन अब इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम तब्दील किया गया और इसका नाम रखा गया यूरोपियन यूनियन। सो व्हेन वाज यूरोपियन यूनियन फॉर्मड? यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्मड ऑन 7th of February। आप नाम नहीं लिखोगे 1951 या 1957, आपको नाम लिखना है। यहां पे आपको बताना है यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्मड ऑन 7th of February 1992 अंडर ट्रीटी ऑफ maastricht। अंडर ट्रीटी ऑफ maastricht इसी एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ। मगर आपको याद रखना है, अगरचे 7 फरवरी को इसका एग्रीमेंट हुआ, लेकिन शुरुआत यूरोपियन यूनियन की इसी दिन से नहीं हुई। इसका एनफोर्समेंट जो हुआ वो हुआ 1 नवंबर 1993 को। यानी 7 फरवरी 1992 को यूरोपियन यूनियन का कयाम हुआ, लेकिन 1 नवंबर 1993 को इसकी एनफोर्समेंट हो गई, यानी इसकी शुरुआत हो गई पूरी दुनिया में 1 नवंबर 1993। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1993 में ही इन्होंने सिंगल मार्केट का कयाम भी किया। सिंगल मार्केट का यहां पे मतलब है, कॉमन मार्केट का मतलब है कि सेम रूल्स वर फ्रेम्ड बाय ऑल द नेशंस फॉर ऑल द कमोडिटीज, फॉर ऑल द जो वहां पे प्रोडक्ट्स थे जो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उनके लिए सेम ट्रेड रूल्स बनाए गए। उसी को हम कहते हैं यहां पे सिंगल मार्केट या कॉमन मार्केट। उसके बाद बहुत सारे मुल्क इससे जुड़ गए और ये पहुंचा 28 तक। अब मुझे आपको क्या बताना है, आज से 3-4 महीने पहले, यानी अगर दिसंबर 2019 में आपका क्वेश्चन आता व्हाट इज मींट बाय यूरोपियन यूनियन, आपका आंसर होता यूरोपियन यूनियन इज द ग्रुप ऑफ 28 नेशंस ऑफ यूरोप। यानी ये वो यूरोप के 28 मुल्क आपस में जुड़ गए तो उन्होंने एक यूनियन बनाई जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। लेकिन आज की डेट में अगर आप ये आंसर दोगे ये गलत है। आज की डेट में आपको अगर कोई कहेगा व्हाट इज मींट बाय यूरोपियन यूनियन, आपको कहना है यूरोपियन यूनियन इज द ग्रुप ऑफ 27 नेशंस। यानी एक मुल्क जो है वो कम हुआ है। पहले यूरोपियन यूनियन में 28 मुल्क थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस में चेंजेस होती रहती है, यानी इवेंट्स बदलते रहते हैं। तो यहां पे भी हुआ यूं, पहले यूरोपियन यूनियन के साथ थे 28 मुल्क, लेकिन इस वक्त यूरोपियन यूनियन के साथ कितने मुल्क है? 27 मुल्क। अब एक मुल्क कम हुआ।
ये एक मुल्क कौन है? ये है वही जो मैंने आपको बताया था 1973 में यूके ने ज्वाइन किया, किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। और आज हम उसको कहते हैं ब्रिटेन। लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन ने 2016 में 2016 में उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, वोटिंग करवाई, क्योंकि उनके मुल्क में बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे इस बात के लिए ब्रिटेन को कि आपने यूरोपियन यूनियन का हाथ क्यों थामा है, हमें यूरोपियन यूनियन की कोई जरूरत नहीं है, हम अलग से ही अपने मुल्क की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए 2016 में जो ब्रिटेन की हुकूमत है उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, जिस रेफरेंडम को हम जानते हैं ब्रेक्सिट रेफरेंडम। ये भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, व्हाट इज मींट बाय ब्रेक्सिट रेफरेंडम। तो आपको लिखना होगा कि ब्रेक्सिट रेफरेंडम ये एक ऐसी वोटिंग करवाई गई ब्रिटेन में जिसमें लोगों से यह पूछा गया क्या हमें यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़े रहना है या हमें यूरोपियन यूनियन के साथ अलग होना है। यानी लोगों के सामने यह बात रखी गई, क्या हमें हमेशा के लिए यूरोपियन यूनियन का हाथ थामना है या हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। तो आपको यह पता होना चाहिए इस रेफरेंडम के तहत 52% ने कहा नो और 48% ने कहा यस। ये अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं क्योंकि कहीं आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे पता चलेगा, वहां पे होगा 51.88 कुछ होगा, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा यहां पे 52। तो 52% ने वोट दिया कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहना है, 48 ने कहा हमें रहना है। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसी साल, यानी जो इस वक्त साल चल रहा है 2020 यानी 31 जनवरी 2020, इसी रेफरेंडम के तहत जो इन्होंने रेफरेंडम करवाया था ब्रिटेन ने, क्योंकि जब हमने इससे पहले इसको पढ़ा था हमने कहा था कि अभी वो अलग नहीं हुआ है, लेकिन आज की डेट में आपको याद रखना है कि आज ब्रिटेन अलग हो चुका है। किससे? यूरोपियन यूनियन से। कब? फ्रॉम 31 जनवरी 2020। यहां तक यूरोपियन यूनियन के साथ थे 28 मुल्क। तो यहां से यानी 1 फरवरी 2020 से हमें अब लिखना पड़ रहा है कि यूरोपियन यूनियन में कितने मुल्क है? 27। और आपको यह भी पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर जो है यूरोपियन यूनियन का वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम, क्योंकि ये फाउंडर मुल्क है। जब हमने 6 मुल्कों के बारे में पढ़ा था तब इन 6 मुल्कों में बेल्जियम का भी नाम हमने लिया, तो बेल्जियम में ही यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मौजूद है। तो ये था हमारा टॉपिक, व्हाट इज मींट बाय यूरोपियन यूनियन, यानी हाउ यूरोपियन यूनियन वाज क्रिएटेड। लेकिन हमारा असल में क्वेश्चन क्या है? हमारा असल में क्वेश्चन है क्या यूरोपियन यूनियन एक्ट कर रहा है इस वक्त एज ऑल्टरनेटिव सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। इसके लिए हमें क्या देनी है? एग्जांपल्स। यानी हाउ यू कैन से दैट कि यूरोपियन यूनियन जो है इस वक्त वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, वो अमेरिका के शान बशाना काम कर रहा है, वो अमेरिका को इस वक्त चैलेंज दे रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो हमने बताया आपको कि आज के लिए हमारा यही टॉपिक था कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना, यूरोपियन यूनियन की एक्सपेंशन कैसे हो गई। तो इंशाल्लाह कल हम बताएंगे कि कैसे यूरोपियन यूनियन ऑल्टरनेटिव सेंटर है फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर।